हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका जीएस का पोर्शन और एजुकेशन विषय कवर कराया जाता है और साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो आपके मिनी मैराथन क्लास की तरह है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर वो भी लास्ट 6 मंथ का, मतलब अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2025 तक का करंट अफेयर आपको देख लेना चाहिए। तो आपका एक क्विक रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन हेल्पफुल होगी, तो पूरा देखिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। बहुत लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, पीडीएफ बिल्कुल दे दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपके जो सवाल बनते हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व से बनते हैं, जिसमें किसी का निधन हो गया है, कोई नई नियुक्तियाँ हुई हैं, इस तरह के सवाल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, पुरस्कारों से बनते हैं, खेल जो है स्पोर्ट्स के सवाल करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो ऐसे जो है पर्यावरण से संबंधित या जो आपके जितने भी नए जो इवेंट हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर में पूछी जाती हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, टेक्नोलॉजी से संबंधित और आपके स्पोर्ट्स के सवाल। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्तित्व भी है यहाँ पर, इन्हीं के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं और इसके बाद आपको और भी टॉपिक्स मिलेंगे। देखिए, के संजय मूर्ति भारत के नए कैग बने हैं। कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी है ना। और इन्होंने स्थान किसका लिया था, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किसके स्थान पे यहाँ है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, शपथ दिलाई थी, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। अब क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान इन्होंने लिया है, क्योंकि जो मुर्मू हैं इनका कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा हो रहा था, तो इसलिए अब ये नए नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले के संजय मूर्ति उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में यहाँ पर कार्यरत थे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लेना चाहिए। हो सकता है क्योंकि अब जीएस का पोर्शन भी टफ बनाया जा रहा है, तो पता नहीं आपके एग्जाम में कैसा आ जाए, है ना। हर तरह से आपको तैयार रहना है। और देखिए, इसका स्टैटिक पार्ट देख लीजिए। अनुच्छेद 148 के तहत भारत का संविधान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। कैग क्या है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का, मतलब जो लेखा जोखा वाला काम होता है ये यहाँ पे इस विभाग में होता है। नेक्स्ट है विवेक देबरॉय। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय थे। इनका 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये डॉक्टर देबरॉय एक अर्थशास्त्री थे और उनकी शिक्षा यहाँ पर रामकृष्ण मिशन स्कूल कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज है ना, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई। ये तो इनकी बातें हैं। और इन्होंने कई पुस्तकों का लेखन और संपादन किया, जिनमें रामायण, महाभारत, पुराण, 4 वेद और 11 प्रमुख उपनिषदों का अनुवाद शामिल है। तो ये उनकी उपलब्धियां थी। और क्योंकि प्रधानमंत्री से संबंधित है, आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय। ठीक, नेक्स्ट है, आप देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी सुब्रमण्यम को जो है एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, वी राम सुब्रमण्यम। कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। और ये भी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा जो है की गई थी। और इनके साथ कुछ नए सदस्य जुड़े हैं, जिसमें कौन है, प्रियांक कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी, ये भी सेवानिवृत्त हैं, है ना। तो इस तरह से एनएचआरसी का काम क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की सुरक्षा और उल्लंघनों की निगरानी करना। ठीक, और नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, इनसे पहले कौन थे, तो ये नियुक्ति जो इनकी नियुक्ति हुई है ना, सुब्रमण्यम जी की, तो ये पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है ना। तो इसकी इनके स्थान पे आए हैं अरुण कुमार मिश्रा। फिर देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये सवाल पूछा जाने वाला, आरबीआई के नए गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी करवाई हैं, पर एक क्विक रिवीजन के तौर पे आज की इस वीडियो में दे रही हूँ। बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा, है ना। तो इस तरह से ये जो नया पद है, भारतीय रिजर्व बैंक के यहाँ पर 26वें गवर्नर बने हैं। इनका कार्यकाल 30 वर्ष है। और यहाँ पर देखिए, जो पूर्व गवर्नर थे कौन थे, शक्तिकांत दास, ये तो सभी लोग जानते हैं। नए कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक, तो दोनों का ही एस नाम याद रखिएगा, शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, है ना। तो इस तरह से ऐसे याद रखिएगा। और अभी हमने क्या पढ़ा, संजय, यहाँ पर भी आपने ही देखा ना, संजय मूर्ति, है ना। तो संजय मूर्ति वो वहाँ पर हैं
वो जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और ये मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा, है ना। तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। मूर्ति मतलब समझ लीजिए कि जैसे न्यायालय में मूर्ति और ये सब होता है ना, तो वो उससे संबंधित है। मल्होत्रा ये आपके बैंक से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये भी राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी थे। तो बस इतना याद रखिए कि संजय मल्होत्रा आए हैं शक्तिकांत दास की जगह, है ना। और ये जो है शक्तिकांत दास जी 11 दिसंबर 2024 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। फिर देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये है ज्ञानेश कुमार, ठीक। तो ये हो गया आपका। और देखिए यहाँ पर देखिए नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई, तो ये हैं कौन, संजीव खन्ना। सब एस नाम वाले ही यहाँ पर आ रहे हैं ना। तो ये देखिए जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 21वें चीफ जस्टिस बने हैं और 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। और इससे पहले कौन थे, जस्टिस DY चंद्रचूड़। इनके समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है केस काफ़ी आए थे, है ना। तो ये सारे तो मतलब अब कौन है, अब हैं आपके जस्टिस संजीव खन्ना, DY चंद्रचूड़ की जगह आए हैं। तो चंद्रचूड़ 2024 को 65 साल की उम्र में इस पद से रिटायर हो गए, है ना। तो नंबर जो है क्रम जरूर याद रखिएगा, 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर ये तो अच्छा ये वाला तो मैंने ले लिया था, है ना, लेकिन कोई बात नहीं। न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो RBI का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा जी को 26वां गवर्नर नियुक्त किया है RBI का, है ना। और ये कार्यकाल इनका दिसंबर 2024 से शुरू होगा, 3 साल तक चलेगा। वे शक्तिकांत दास की जगह आए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है पहले हमने बता दी हैं। आप देखिए जो अगला है और इम्पॉर्टेंट, विजया रहाटकर। यहाँ पर विजया रहाटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2024 को विजया रहाटकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और इन्होंने स्थान किसका लिया है, रेखा शर्मा। इससे पहले कौन थी, रेखा शर्मा। तो इस तरह से इनकी जो नियुक्ति थी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत आधिकारिक आदेश के द्वारा हुई है। तो इनका कार्यकाल जो विजया रहाटकर हैं 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं इनको याद कैसे रखें, इतने सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको जनसंख्या से संबंधित आंकड़े भी मैंने आपको दिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा या तो आप 1-2 बार देखिए, लिख के याद करिए, या कुछ चीज़ें रिलेट कर लिया करिए, है ना, कि आप मतलब किस तरह से अपने हिसाब से उनको रिलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है, ठीक है। तो या आपको किस तरह से आपको याद करना है, लिख के पढ़ना है या बार बार देख के पढ़ना है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। वैसे आपको PDF आपको मिल जाएगी, तो लिखने की मेहनत आप मत करिए, है ना। यहाँ पर देखिए पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे लग रहे थे कि इनमें से तो 2-1 आ ही सकते हैं, है ना। 5 सवाल ही आने हैं, 5-6 सवाल, तो इसमें से आपको मिल जाने चाहिए। और इसके बाद भी मैं आपको 1-2 वीडियो और दूंगी, कम से कम 2-3 वीडियो। तो देखिए पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो जो है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में हुआ और इसका जो आयोजन स्थल है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आयोजन स्थान क्या था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा, ये जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसका समापन नवंबर में हुआ था। फिर अवधि कितनी थी, 9 दिन चला था, 20 से 28 नवंबर। भाग लेने वाले देश कितने थे, 75 देशों ने भाग लिया था। और यहाँ जो प्रदर्शित फिल्में थी वो 200+ थी। तो यहाँ पर नई श्रेणी यहाँ पर बनाई गई, भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक बेस्ट डेप्थ डायरेक्टर ऑफ एन इंडियन फीचर फिल्म पुरस्कार जोड़ा गया। तो ये किसकी एक नई श्रेणी है जिसको याद रखना है। थीम जरूर पता होना चाहिए। तो थीम क्या थी, युवा फिल्म निर्माता, भविष्य अब है, यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज नाउ, ठीक। तो युवा फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने पर विशेष ध्यान है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा उत्सव था। इसे सिनेमा का वैश्विक उत्सव कहा गया। उभरते और स्थापित फिल्म निर्माताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, ठीक है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ही है इसका नाम, ही तो गोवा में ये संपन्न हुआ है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप देखो पुरस्कार और सम्मान में कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, यहाँ पर देखिए द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। ये कुवैत के अमीर शेख, है ना, ये जो नाम है इनका अल अहमद अल जबर अल सबा, ये इनका नाम है। इन्होंने मोदी जी को, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल
कबीर से सम्मानित किया गया। तो नाम याद रहेगा, है ना, बिल्कुल याद रहेगा। और किसको मिला है, तो हमारे मोदी जी को, है ना, पर्सनैलिटी मतलब सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार होता है कुवैत का, और ये सम्मान सामान्यतः किसी देश के प्रमुख विदेशी शासक और राज परिवार के सदस्यों को दोस्ती के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है, ये भी थोड़ा सा पता रहेगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 जो नेक्स्ट आपका है, ये है आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार टाइम पत्रिका द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना, इनको दूसरी बार मिला है। पहली बार कब मिला था, तो पहली बार इनको 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये रह चुके हैं। तो 2016 में मिला, फिर 2024 में मिला। तो इन्होंने पत्रिका ने, जो ये टाइम पत्रिका है ना, डोनाल्ड ट्रंप को एक पीढ़ी में एक बार होने वाले राजनीतिक बदलाव लाने और अमेरिकी राष्ट्रपति पद को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए भी सम्मानित किया है। ठीक है, तो क्या कारण है कि इनको 2 बार ट्रंप पुरस्कार मिला, इसलिए। 34वां व्यास सम्मान, तो ये है हिंदी की लेखिका है सूर्यमाला, इनको साल 2024 का 34वां व्यास सम्मान। और इनका उपन्यास कौन सा है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया है। तो ये जो इनका उपन्यास है कौन देश को वासी, है ना, ये उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था। तो 34वां व्यास सम्मान है, हिंदी के लिए है, हिंदी की लेखिका है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये भी है संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिकीविद हैं माधव गाडगिल, इनको नाम याद रखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया है। और जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, तो पर्यावरण के लिए दिया जाता है। और इनका जो योगदान है, गाडगिल का योगदान पश्चिमी घाट पर केंद्रित है, जो भारत में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़नी है ना, तो यहाँ से सवाल आपके बनेंगे पर्यावरण वाले पोर्शन में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। वीडियो बहुत कम लोग लाइक करते हैं, और शेयर तो पता नहीं करते भी हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ताकि आपके साथ साथ और लोग का भी भला हो। यहाँ तो कोई फीस कुछ भी नहीं ले रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है हर चीज़ें। ठीक है, और आपको PDF भी मिल जाएगी। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार, यहाँ से एक सवाल आएगा ही आएगा, है ना। तो इसमें क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देखिए थोड़ा स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1833 को यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल, है ना, ये नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी थे अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के जो है याद में नोबेल पुरस्कार यहाँ वितरित किया जाता है। किन किन क्षेत्रों में, अब की 2024 का दिया गया है, तो भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिकल के फील्ड में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्र है ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं व्यक्तियों को, संगठनों को सम्मानित करने के लिए। और इस तरह से नोबेल फाउंडेशन द्वारा एक संस्था है जिसके द्वारा प्रतिवर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1901 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए किस किस चीज़ों में 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। तो फिजिक्स में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। अर्थशास्त्र का नाम यहाँ पर अभी नहीं है, तो 1901 में इन फील्ड में 5 फील्ड में दिए गए। जबकि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इसने 1968 में की थी। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था, है ना। तो इस तरह से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अलग है। और नोबेल शांति पुरस्कार को छोड़ के सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नोबेल पुरस्कार जो वितरण है, ये समारोह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है, जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। 10 दिसंबर को और कौन सा दिवस होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो 10 दिसंबर को कौन सा डे है, इसको आपको बताना है ना। तो ये आपको बताइए कि ये कौन सा डे है और इस बार की थीम क्या थी इस प्रमुख विषय की। फिर देखिए आपकी 2024 में किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर भौतिकी में जॉन हॉपकिंस, है ना, जॉन हॉपकिंस और जोशुआ हिंटन, है ना। तो ये फिजिक्स में इनको दिया गया है। और यहाँ पर ये जो है ना,
कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका जो फिजिक्स से संबंधित है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग के लिए। थोड़ा सा फील्ड भी याद रखिएगा कि किस फील्ड में कैसे दिया गया है ना। तो ये हो गया आपका जॉन हॉपकिंस और जो है आपका इनको कंबाइंड रूम पे दिया गया है। रसायन विज्ञान में, ये तो भौतिकी के हो गए, रसायन विज्ञान में डेविड बेकर, जॉन जंपर और जेम्स हसाबीस, है ना। तो यहाँ पे देखिए डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और यहाँ पर जेम्स हसाबीस और जॉन एम जंपर प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। तो मतलब दोनों कोई प्रोटीन से संबंधित है, ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन है और ये प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए हसाबीस। ठीक, तो इस तरह से 3 लोगों को यहाँ पर रसायन विज्ञान का क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर ये हो गया, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा नाम आपको ऐसे ही याद रखना है ना। फिर देखिए चिकित्सा विज्ञान, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफ्रोन, ये हैं आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। तो यहाँ पर विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफ्रोन माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीव रेगुलेशन में इसकी भूमिका के लिए। तो इन्हें ये पुरस्कार माइक्रो आरएनए, है ना, ये माइक्रो आरएनए, ये बस याद रखेंगे, इतने से याद हो जाएगा, खोज के लिए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया था। तो वर्ष 1993 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने छोटे आरएनए अणुओं के एक नए वर्ग की खोज की थी जिनको माइक्रो आरएनए कहा गया। मतलब एक तो आरएनए होते हैं, है ना, आरएनए और डीएनए पता है, आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये माइक्रो आरएनए की बात यहाँ पर हो रही है, इसकी खोज इन्होंने की है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफ्रो। साहित्य में देखिए हांगकांग इनके प्रभावशाली काव्यात्मक गद्य के लिए। तो ये हांगकांग कौन है ना। तो यहाँ पर देखिए 2024 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका है, ये एक लेखिका है ना, और ये जो है लेखिका है, इनको गद्य के लिए, इनके काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है, और साहित्य पुरस्कार जीतने वाली ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखक हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो हांगकांग है इनको काव्यात्मक गद्य के लिए प्रदान किया गया है, और जो ऐतिहासिक त्रासदियों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। तो ये प्रभावशाली इनका काव्यात्मक गद्य था, लेखिका है साहित्य की। शांति का ये एक जापानी संगठन है, ये तो याद रहेगा, ये तो सिंगल है, ये तो याद ही रहेंगे, ये वाला है, ये है ना। तो शांति के लिए नोहोन हिंदाक्यो, ये जापानी संगठन है साहित्य का, यहाँ पर शांति का मतलब नोबेल पुरस्कार, ये पुरस्कार जो नोहोन हिंदाक्यो ये एक संगठन है, तो ये दिया गया। ये पुरस्कार परमाणु हथियारों जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं से मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए इस संगठन द्वारा किए गए प्रयास हेतु प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए, और ये प्रदर्शित करना कि परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए जापानी संगठन नियोन हिंदाक्यो शांति की सुरक्षा के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र में देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है डोरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, है ना। तो इसमें इन तीनों अर्थशास्त्रियों को ये पुरस्कार संस्थानों के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए प्रदान किया है, कि मतलब संस्थाएं कैसे बनती हैं और समुदायों को कैसे प्रभावित करती हैं। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनके गठन और आर्थिक समृद्धि, इनकी बात यहाँ पर की गई है ना। तो इस तरह से ये पता लग गया आपको कि कौन से पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कैसे। अब देखिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 है ना, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पर देखिए COP29 है ना, 19वां सत्र था, ये हुआ नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान के बाकू में। कहाँ पे हुआ है ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो अजरबैजान के बाकू में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के सम्मेलन के 29वें सत्र COP29 का आयोजन हुआ, और इसमें COP29 के अतिरिक्त क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 19वीं बैठक भी हुई। तो इस तरह से जो COP29 था इसमें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में जलवायु वित्त पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया। और इसमें इस समझौते में क्या कहा गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसमें कहा गया कि विकासशील देशों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए पिछला लक्ष्य कितना था, $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष
इसको 2035 मतलब वर्ष 2035 तक 3 गुना बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष कर दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये इसमें COP29 में इस चीज़ को रखा गया है ना। ये एक समझौता हुआ कि 2035 तक कितना बढ़ाएंगे, 300 गुना, है ना। 300 मतलब बिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 गुना बढ़ाया जाएगा। पहले कितना था, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो इस तरह से ये भी कम है, और लेकिन फिर भी विकासशील देशों के लिए इतना ही अभी लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। ठीक, अब देखिए जो पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था COP, ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। तो पहला पता होना चाहिए 1995 में हुआ था पहला। अब क्योंकि 29 तक हो चुके हैं तो बहुत सारे तो नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन पिछला और पहला, तो पिछला कौन सा था, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना। तो ये हुआ दुबई में, UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यहाँ पर देखिए UAE, जर्मनी, UK, EU और जापान ने लॉस एंड डैमेज फंड के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया, और इन्होंने कुछ लक्ष्य रखे। ये लक्ष्य हैं सारे, तो एक बार देख लेते हैं। 2050 तक, वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के लिए जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, ठीक, फॉसिल फ्यूल्स को समाप्त करना, और 2030 तक 11,000 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करना। 2050 तक 66 देश शीतलन उत्सर्जन में 68% की कटौती करने का लक्ष्य, ठीक है। और उसके बाद 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना, ठीक। तो ये हो गए आपके COP28 और 29। वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है सवाल आ जाए। छत्तीसगढ़ में देश का 56वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। किसने किया है, ये भी नवंबर में हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ में, नाम क्या है ये तो याद हो जाएगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इसको ये नाम है, इसको पूरा याद रखिए। देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया है। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले नंबर पे इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, दूसरा है उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य, तीसरा अचान कमार बाघ अभ्यारण्य, और चौथा है गुरु घासीदास, है ना। तो इस तरह से तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य है। और ये तो छत्तीसगढ़ की बात हो गई, ये छत्तीसगढ़ में है सारे। फिर देश की अगर बात करें तो देश में जो पहला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य, यह आंध्र प्रदेश में है, और मानस बाघ अभ्यारण्य असम के पश्चात देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा, ये वाला गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य, है ना। तो इस तरह से ये जो है आपका मतलब छत्तीसगढ़ का हो गया, देश से संबंधित हो गया। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व में तो 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में, है ना। तो एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर है जो अगला कॉन्सेप्ट है, बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी। तो इस घड़ी का ये बेंगलुरु में हुई है, नवंबर में हुआ है, और इस घड़ी को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान ISEC सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया है ना। तो ये बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी है। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये है गुजरात। गुजरात के द्वारा ये जो मतलब पहली सेमीकंडक्टर नीति है देश की, है ना। तो इस तरह से गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 पेश की गई है। और क्योंकि पहली सेमीकंडक्टर नीति है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी नीति के द्वारा ही सारा चीज़ जो भी मतलब बिजनेस से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पर, है ना, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो चाहे जो भी व्यवस्था उससे संबंधित हो वो सब इसी को करना है। तो इस तरह से गुजरात सरकार के द्वारा यहाँ पर इसको पेश किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।